हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो प्रत्येक वर्ष यानी हर साल ये 30 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से और अंत तक देखना है। और इस क्लास को अगर आप लोग देख लिए तो बिल्कुल 100% इस 30 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे तो आपका 30 क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस क्लास को देखेंगे। इस तरह से हम लोग जो सभी सब्जेक्ट के चाहते हैं कि आप लोगों के लिए जो इस तरह से सभी सब्जेक्ट का जो है हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन को कवर कर लें, ताकि आप लोग जो है एक तरह का आइडिया मिल जाए किस तरह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग को सब सब्जेक्ट का इस तरह से मिल जाए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जितना आप लोग लाइक करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे, तो जल्द ही मैं जो सारे सब्जेक्ट का इस तरह से आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, ये रिवीजन वीडियो 1 है। हो सकता है हिस्ट्री में और भी कुछ क्वेश्चन मैं कलेक्ट करूं जहां पे आप लोग को इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन देने की कोशिश करूं। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि इस वीडियो को आप लोग कितना प्यार करते हैं, इस वीडियो पे कितना प्यार दिखाते हैं, कितना आप लोग शेयर करते हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगा सभी सब्जेक्ट के आप लोग को इस तरह से रिपीटेड क्वेश्चन जो है कवर करवा दूं। ठीक है, स्पेशल ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो आप लोग के किसी भी बोर्ड एग्जाम में है तो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो सारे कौन से क्वेश्चन है जो आपको बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एकदम देखिएगा तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा और समझ में आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। क्या नहीं लगता है कि क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है? बिल्कुल पूछा जा रहा है। आपका आंसर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। ठीक है, विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले। इसकी उत्खनन जो किया था आर डी बनर्जी यानी राखालदास बनर्जी, कब? तो 1922 को। क्या बोलेंगे? 1922 को राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया है। विशाल स्नानागार हो, विशाल अन्नागार हो, विशाल भवन हो, सड़क हो, जितने भी परिपक्व जो है चीजें जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नृत्य करती हुई मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा की राजधानी भी थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो को नियोजित नगर मतलब नियोजित नगर की संज्ञा दी गई है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछ रखा है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। देखिए नहीं लगता आप लोग को ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं? बताओ फटाफट से। हड़प्पा सभ्यता पूछ रखा है, ये कांस्य युग की सभ्यता है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर डी हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता है। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन डी बताएं आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाली है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले खोजा गया शहर था वो हड़प्पा था। वो खोजा गया था आपका 1921 को। कब? 1921 को। किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में जो है आपका हड़प्पा खोजा गया था। इसी हड़प्पा नाम से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रखा है, कालीबंगान जो है कहाँ स्थित है? कालीबंगान जो है वो कहाँ स्थित है? 3 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे। सर कालीबंगान की बात करें, ये राजस्थान में है। कहाँ पे? ये राजस्थान में। कालीबंगान से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए हल के प्रमाण मिले, फसलों की बारे में जानकारी मिली है कि खेती भी हुआ करती थी हड़प्पा सभ्यता में। ये सारी चीजें कालीबंगान से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 करा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को निम्न में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? काफी लाजवाब क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लोहा का ज्ञान जो सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं था, क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन सी आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही कर पाए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप लोग को आंसर भी करते चलना है, चाहे आप लोग ऑफलाइन ही क्यों नहीं देख रहे हैं, बाद में ही क्यों नहीं देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन 5 पूछ रखे हैं, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? काफी लाजवाब सा क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक, क्या आप लोगों को नहीं लगता ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है? तो बिल्कुल लगता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। हमारा आंसर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 321 ईस्वी में होती है, चंद्रगुप्त मौर्य करता है। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से करता है? तो बोलेंगे सर कौटिल्य की सहायता से, जो उसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, कौटिल्य ने सारा शिक्षा वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, और फिर धनानंद को हरा करके, नंद वंश को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना करती 321 बीसी में, 321 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसमें जो सबसे जो महानतम शासक जो दर्जा दी गई वो अशोक को दिया गया। मौर्य वंश का सबसे
महानतम शासक कौन था? अशोक था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का है कि अशोक किस वंश का शासक था। देखो अशोक के बारे में पूछ रखा, तो डेफिनेटली अभी मैंने आप लोग को बताया कि अशोक जो है मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, तो मौर्य वंश का हो जाएगा। हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होने वाली। क्या आप लोग को नहीं लगता ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल मैं 100% कर रहा हूँ, काफी मेहनत लगाई सारे क्वेश्चन चुनने के लिए, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। बिल्कुल इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना। अगर चाहते हैं इस तरह के क्लास की मुझे सभी सब्जेक्ट का मिलना चाहिए, तो आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, यही मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा, तो उम्मीद आप लोग को तोड़ना नहीं है ना। तो अशोक के बारे में बात करें तो अशोक जो है 269 ईस्वी में इसका जो राजरोहण होता है। कब? अशोक का राजरोहण 269 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर 261 में अशोक जो है कलिंग का युद्ध लड़ता है, जिसमें उसके बाद इसको जो है युद्ध के प्रति जो है घृणा हो जाता है, नफरत हो जाती है और दोबारा युद्ध नहीं करना है। तब से वो जितने भी हथियार होते हैं, अस्त्र होते हैं, सारा चीज को त्याग करके जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है और बौद्ध धर्म के मार्गों को जो है वो पालन करता और उसके उपदेश को पालन करता और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। ठीक है, 261 बीसी में। ठीक है, जो कि कलिंग का युद्ध मिलता है, जिसका जो प्रमाण जो है 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते ही क्वेश्चन करा कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। क्या आपका आंसर ऑप्शन ए आया है? बिल्कुल ए आना चाहिए। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, प्रयाग प्रस्थ की रचना जो है किसने की थी? बताओ फटाफट से। प्रयाग प्रस्थ की रचना की बात करें तो सबको पता होना चाहिए, प्रयाग प्रस्थ की रचना जो हमारा हरिसेन ने की थी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, हरिसेन ने। हरिसेन जो की थी प्रयाग प्रस्थ, इससे हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में? तो बोलेंगे सर गुप्त वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में? गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रयाग परिस्थिति जो है एक स्तंभ है, एक खंबा है, जो कि इलाहाबाद में है। ठीक है, इसमें जो है हरिसेन ने जो है क्या कहते हैं लिखा हुआ है, हरिसेन द्वारा लिखा गया है गुप्त वंश के बारे में सारी चीजें। आगे देखते हैं क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, गंगापुत्र किसे कहा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गंगापुत्र जो है भीष्म को कहा गया है। क्या आंसर आप लोगों का? आंसर सी आ रहा है, भीष्म को गंगापुत्र कहा था क्योंकि गंगा नदी में भीष्म को पाया गया था। ठीक है, तो बोलेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन पूछ रखा है, महाभारत का लड़ाई कितने दिनों तक चला था। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि महाभारत की लड़ाई जो 18 दिनों तक चला था। क्या आपका आंसर ऑप्शन बी आया है? बिल्कुल, अगर बी आया है तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाली है। महाभारत की लड़ाई जो है कौरव और पांडवों के बीच हुई थी। पांडवों की संख्या 5 थी, कौरवों की संख्या 100 थी। महाभारत जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ है, जो कि इसके लेखक की बात करें तो वेद व्यास इसके लेखक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा कि महावीर का जन्म के बारे में पूछ रखा है कि महावीर का जन्म जो वो कहाँ हुआ था। इसका जन्म कुंडल ग्राम में होता है। कब होता है? तो 540 बीसी को। कब? 540 बीसी को महावीर का जन्म होता है। कहाँ पे? तो बोले सर कुंडल ग्राम में होता है। ठीक है, पावपुरी का संबंध जो है महावीर से है। महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के एक नया सिद्धांत जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को एक्स्ट्रा में बता देता हूँ। क्वेश्चन करा कि स्तूप का संबंध किस धर्म से? पता होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तूप का संबंध हमारा बौद्ध धर्म से जगह। अशोक ने अपने काल पे लगभग जो है 84,000 स्तूप बनाया था। कितने? 84,000 जो है स्तूप बनवाया था अशोक ने। ठीक है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था और फिर इसके प्रचार प्रसार में लग गए, तो इसलिए 84,000 स्तूप जो है बौद्ध धर्म के, मतलब अशोक ने जो है 84,000 स्तूप बनाया था। तो बोलेंगे स्तूप का संबंध किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से, हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से। ठीक है, इतनी सारी चीज आप लोग को याद रखना है। बौद्ध धर्म की जो क्या कहते हैं कि संस्थापक कौन था? तो गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध की जन्म की बात करें तो कब हुआ था? 563 बीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बादशाह नामा जो है किसने लिखा था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बादशाह नामा के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। बादशाह नामा स्पेशली शाहजहां पर लिखी गई वो ये मतलब क्या कहते हैं कि पुस्तक है। ठीक है, जिसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, जो कि शाहजहां के दरबार में रहते थे। शाहजहां के बारे में पूरी जीवनी लिखी गई है बादशाहनामा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। डेफिनेटली सबको पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बहादुर शाह जफर, जिसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जो कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है, अंग्रेजों ने इसके दो बेटे और इसके एक पोते को जो है सीधा गोली मार के इसकी हत्या कर दिया था, और फिर इसको बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था 1857 की क्रांति में। कब? 1857 की क्रांति में इसको रंगून भेज दिया गया था, और वहीं पे 1862 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। कब? 1862 में
उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, किसकी, बहादुर शाह जफर की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, और उस तरह मुगल वंश का एंड हो जाता है। कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है वो कब होता है, तो प्रथम युद्ध पानीपत का 1526 को होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना करता है 1526 ईस्वी का। बाबर ने प्रमुख 4 युद्ध लड़ा है, 1527, 1528, 1529 और 1526, ये 4 युद्ध इसके प्रमुख युद्ध है, जिसे पानीपत, खांडवा, चंदेरी एंड घाघरा, ये 4 युद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। क्या आप लोगों ने भी ऑप्शन बी बता रखा है? ये जो है कौन से वंश से थे, ये तुलु वंश से थे, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया था, तुलु वंश, सुलु वंश एंड संगम वंश, और एक वंश है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। 4 वंश ने शासन किया था, जिसमें से महानतम शासक की दर्जा कृष्णदेव राय को गया। इसकी स्थापना 1336 को होती है। कब? 1336 को होती है। किसने करता है, तो हरिहर बुक्का ने करता है। कौन से वंश से थे ये संगम वंश थे। तो बोलेंगे विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहला वंश कौन था, तो संगम वंश था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को 70 कर रहा है कि हरिहर बुक्का जो है किस वंश थे, क्वेश्चन पूछ रखा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, तो संगम वंश आपका आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। पूछ रखा है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निकोलो कोंटी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, सभी का आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 पूछ रखा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पे है, बताओ फटाफट से आप लोग क्या आंसर करोगे। तो बोले सर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है हमारा हो जाएगा अजमेर में। दरगाह से रिलेटेड जो है 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग को याद रखना है। पूछेगा आपको ख्वाजा सॉरी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दोनों जो है नाम सेम है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है, तो दिल्ली हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो आगरा हो जाएगा। ये दरगाह से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन आपको हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं हर वर्ष। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी की बात करें, सबको पता होगा कि गुरु नानक का जन्म जो है कि तलवंडी है, तो यहाँ पे नानक हो जाएगा, यहाँ पे भानक दिया हुआ। नानक का जन्म जो है तलवंडी है। तलवंडी का नाम अभी जो है नानका नगर हो गया है। तलवंडी जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। बोले से शुरू की बात कर रहा है तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि शुरू किया था। इल्तुतमिश जो कि आपका कुतुब मीनार जो है बना के पूरा तैयार किया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके स्मृति में बनाया था, किसकी याद में बनाया था, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया था। ये 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन करा हम लोग को बीजक में किसके जो है उपदेश संग्रहित है। बीजक जिसमें कबीर के उपदेश संग्रहित है, कबीर के सभी कविताओं को बीजक कहते हैं। ऑप्शन आप लोग का आंसर ए आना चाहिए। कबीर का जन्म जो कि वाराणसी में हुआ था, याद रखना आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा है कह रहा है कि किताबुर रहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है। सबको पता होगा किताबुर रहला, जिसमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताबुर रहला जो कि अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है, जिसमें इब्न बतूता की पूरी जीवनी के बारे में लिखी गई है। ठीक है, किताबुल हिंद की बात करें तो किताबुल हिंद अल-बरूनी की पुस्तक है। किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, दोनों में से कोई भी आप नाम कह सकते हैं। ये अल-बरूनी की पुस्तक है। अल-बरूनी जो कि भारत आया था मोहम्मद गजनी के साथ में। ठीक है, अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखी गई और जो कि अल-बरूनी की जीवनी, इसमें पूरी चीजें लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। क्वेश्चन पूछ रखा है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गजनी के साथ अल-बरूनी भारत आया था। आपका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 करा है इब्न बतूता किस देश का यात्री था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोरक्को का निवासी था। आपका आंसर ऑप्शन डी आना चाहिए। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन पूछ रखा है हुमायूंनामा जो है किसने लिखा था। सबको पता होगा हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम लिखे थे। गुलबदन बेगम जो कि अकबर की फूफी थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, हुमायूं जो है नामा गुलबदन बेगम अकबर के कहने पे लिखा था। अकबर ने कहा था अपने फूफी से कि हुमायूंनामा लिखा जाए, जिसमें अकबर का जो है पिता था हुमायूं, जो जानना चाहता था, मतलब बताना चाहता था कि हुमायूंनामा लिख करके उसमें पूरे जीवनी बारे में उसके बहन को पता होगा, इसलिए जो है अपनी बहन से बोलती है, मतलब अकबर जो है बोलते हैं हुमायूंनामा लिखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कोल विद्रोह जो है कब हुआ था। तो सर कोल विद्रोह की बात करें, ये हमारा 1825 को जो है कोल विद्रोह होता है। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए आया।
कोल विद्रोह 1831 या 1825? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे डाउट लग रहा है, आप लोग एक बार कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को संथाल विद्रोह के बारे में पूछ रखा है, तो संथाल विद्रोह सबको पता होगा, इसके नेता पूछ रखा है, तो सिद्धू और कान्हू जो इसके नेता थे, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56 में जो ये विद्रोह होता है, जो कि अंग्रेजों के प्रति होता है, ये अंग्रेज और संथाल के बीच में होता है। संथाल के एक भूभाग होता है जिसका नाम होता है दमिन एको, इसी भूभाग के प्रति ये विद्रोह होती है, जिसमें इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे, दोनों भाई होते हैं जो कि अंग्रेज के लिए युद्ध करते हैं, चाहते हैं कि यह हम लोग के पूर्वजों की जमीन है, इसे अंग्रेज को नहीं दिया जाएगा, इसकी कोई भी हक नहीं बनता अंग्रेज को। इस तरह ये युद्ध होती है। संथाल के पास तीर कमान वाली सेना होती है, अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार वाले, जिसमें से संथाल की हार हो जाती है और सिद्ध और कान्हू को जो है फांसी दी जाती है। सिद्धू को जो है एक बरगद, जिसके पचकठिया बरगद का नाम है, जिसको आज भी हम लोग उसको क्या नाम से जानते हैं याद नहीं आ रहा, पचकठिया बरगद में फांसी टांग करके इसको हत्या कर दी जाती है, और कान्हू को दूसरी जगह, इन दोनों को 1855 में जो है इन दोनों को मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग के अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? ये 1793 को लागू करता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त जो कि बंगाल में लागू होती है कब? 1793, जिसको कॉर्नवालिस कोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन की बात करें, सबको पता होना चाहिए फ्रांसिस बुकानन एक क्या था, एक हमारा इतिहासकार था, क्रांतिकारी था, यात्री था, फ्रांसिस बुकानन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 13 में क्वेश्चन, सभी कोई जो है ईमानदारी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास? क्या आप लोग चाहते हैं इस तरह के जो है आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिला, मतलब क्लास मिले, ठीक है। अच्छा, आप लोग को इंग्लिश में नहीं दिखे, काफी बच्चे जो इंग्लिश में भी रहते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को इंग्लिश में नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है इस क्लास के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोग को चाहिए सभी सब्जेक्ट के इस तरह के रिपीटेड वाले क्वेश्चन, इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ये मतलब जो वीडियो है वायरल हो जाना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। बाकी क्रैश कोर्स में जो एडमिशन करना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिशन कर लीजिएगा 8210775306, ये नंबर है, इस नंबर पे आप लोग जो है कॉल कर लीजिएगा, और कॉल होकर के आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाएगा। मात्र 249 में आपको ऑल सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जाएगी, वो भी आपको वायरल क्वेश्चन वगैरह भी फ्री में दिया जाएगा, मात्र 249 में सभी सब्जेक्ट की, और 450 प्लस मार्क्स की आपको गारंटी दी जाती है। अगर तैयारी करते हैं ईमानदारी के साथ हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ करके, तो 450 मार्क्स इजीली आप लोग ला सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है जल्द से जल्द जो पूछ लीजिए, या फिर आप लोग कॉल करके मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक वगैरह सेंड किया, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।